हेलो बच्चों, नमस्ते। आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एट गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं में हमने लिया है आज की वीडियो में विज्ञान विषय। तो विज्ञान विषय में आप एट गेट अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे और इस प्रकार से कुछ अभ्यास पुस्तिका आप लोग की है, जिसमें सबसे पहले अभ्यास पुस्तिका में सबसे पहले पेज में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये है आप लोगों का सिलेबस। बच्चों, पाठ्यक्रम को ही इंग्लिश में सिलेबस कहा जाता है और जैसा कि सबसे फर्स्ट में अध्याय का नाम है पादपों में पोषण और अध्याय 2 का नाम है प्राणियों में पोषण। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राणियों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने लिया है अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। तो चलिए इसके पूरे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसा कि पाठ की पूरी तैयारी आप इसको पढ़ लेंगे, आपने क्या क्या पहले पढ़ा हुआ है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर दिया गया है अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाइए जिसमें पिछले दिनों में प्रोटीन प्राप्त करने वाले या करने में से निम्न में से क्या ग्रहण किया है उन्होंने। मतलब यदि यहाँ पे सहपाठी का नाम लिखना है आपको, इस वाले उत्तर पे आप लोग को लिखना है सहपाठी का नाम, यहाँ पे सहपाठी का नाम लिखना है और यहाँ पे कौन कौन से भोजन उन्होंने प्राप्त किया है जो कि उन्हें प्रोटीन प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन प्राप्त करने वाले जितने भी तत्व हैं या भोज्य पदार्थ हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपको अपने सहपाठी का नाम लिखना है। हमने उदाहरण के तौर पे राहुल, राधा, राकेश, अश्वनी, प्रियंका, किशोर और सुमित लिख दिया है। बाकी आप अपने मित्रों का नाम लिखेंगे, आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया गया है। देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे लिखा हुआ पाचन, स्टारफिश, स्वाद कलिकाएँ, अंतःग्रहण। तो सबसे पहले नंबर में आ जाएगा यहाँ पे पाचन, फिर दूसरे नंबर में आ जाएगा स्टारफिश, फिर तीसरे नंबर में आ जाएगा अंतःग्रहण, फिर चौथे नंबर में आ जाएगा स्वाद कलिकाएँ, फिर पाँचवें नंबर में आ जाएगा HCl। यहाँ पे हमने HCl लिख दिया है। देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तो यहाँ पे आप लोग HCl भी लिख सकते हैं और या उत्तर में यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक लिखा हुआ आया है तो आप लोग इसको हाइड्रोक्लोरिक ही लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में से जो सही विकल्प चुनकर लिखना है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो सही विकल्प चुनने के लिए बोला गया है तो उसमें यहाँ पे देखेंगे लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है। तो जो कि लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है वह रस स्त्रावित करती है लाला रस अर्थात लार, है ना। उसके बाद फिर अगला है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस को स्त्रावित करती है। पित्त रस को स्त्रावित करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। फिर आता है तीसरा नंबर क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति की अंगुलियों के समान संरचनाएं कहलाती हैं। ये क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर की जो संरचनाएं कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, छोटी आंत के अंदर की जो संरचनाएं रहती हैं वह क्या कहलाती हैं, दीर्घ रोम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, दीर्घ रोम कहलाती हैं। ये वाला उत्तर आ जाएगा। फिर चौथा नंबर आता है ऑब्जेक्टिव मनुष्य के पाचन में भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्यूलोज के पचाने वाली बस नहीं लिखा है ना, इसके आगे का आप लिख लेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। फिर अगला आता है पांचवा नंबर चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। चीरने एवं फाड़ने वाले जो दांत कहलाते हैं वे कहलाते हैं कृंतक दांत कहलाते हैं। ये वाले कृंतक दांत कहलाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जाता है पित्त रस कहाँ एकत्रित रहता है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, देखेंगे पित्त रस पित्ताशय में एकत्रित रहता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है। तो सामान्यतः जो मनुष्य में क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत की जो लंबाई रहती है, यहाँ पे हमने छोटी आंत लिख दिया है, लगभग छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। 7.5 मीटर लंबी होती है। इसके बाद फिर इस वाले क्वेश्चन पे हमें एक चीज़ याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे जो छोटी आंत की औसत लंबाई एक वयस्क मनुष्य में 6.9 मीटर तथा एक वयस्क स्त्री में 7.1 मीटर अर्थात 23 फीट तक होती है। इसकी न्यूनतम लंबाई 4.6 मीटर से अधिकतम 9.8 मीटर तक हो सकती है। ये जो आंसर हमने बताया है आपको, ये हमने विकिपीडिया के अनुसार बताया है ताकि आप इसका उत्तर क्लियर लिख सकें। आप इसका उत्तर लगभग 7.5 मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि इसमें टोटल हमें लिखना क्या है। इस क्वेश्चन में टोटल हमें लिखना क्या है। सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई, मनुष्य मतलब यहाँ स्त्री एवं पुरुष दोनों आ जाते हैं,
है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे छोटी आंत की लगभग जो लंबाई है वह लिख दिया 7.5 मीटर लंबी होती है। उसके बाद फिर तीसरा नंबर आता है मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो मानव जो पाचन है ना, पोषण है, उसमें सबसे पहले आता है पाचन, अंतर्ग्रहण आता है, फिर आता है पाचन, फिर तीसरा आता है अवशोषण। यहाँ पे हमने धोखे से स्वांगीकरण लिख दिया था चौथे नंबर में, इसलिए हमने यहाँ पे तीसरा नंबर लिख दिया अवशोषण। फिर आता है चौथा नंबर स्वांगीकरण, फिर आता है पाँचवा नंबर निष्कर्षण, निष्कासन, या हम इसे निष्कर्षण भी लिख सकते हैं। फिर आता है चौथा नंबर प्रश्न, पित्तरस कहाँ निर्मित होता है। देखेंगे ये प्रश्न लिखा हुआ है, पित्तरस कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे पित्तरस यह यकृत द्वारा निष्कासित होता है और पित्तरस में एकत्रित होता है। पित्तरस वसा में के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 5, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो चलिए जो दांतों के नाम लिखते हैं हम कृंतक लिख देते हैं। सबसे पहले भोजन को पकड़ने एवं काटने के काम आता है। फिर कैनाइन दांत लिखते हैं, भोजन को चीरने एवं फाड़ने के काम आता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अग्रचवर्णक भोजन को कुचलकर आपस में मिलाने के काम आता है। और चवर्णक जो दांत रहते हैं वह भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़कर लार के साथ मिलाने के काम आते हैं। कौन से? चवर्णक दांत। फिर आता है छठवां नंबर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, इनमें कौन कौन सा रस स्रावित होता है या किस घटक के पाचन में सहायक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमें पता है यकृत है, जो कि पित्तरस का स्त्रावण करती है और यह वसा के पायसीकरण में मदद करती है। फिर आता है 7वां नंबर क्वेश्चन, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट अर्थात जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है। तो जुगाली करने वाले जानवरों के द्वारा सेल्यूलोज का पाचन किया जाता है, क्योंकि जो जुगाली करने वाले जो जानवर हैं वे क्या करते हैं, जो एक लुगदी बना लेते हैं और एक लुगदी बनाने के कारण वे उसे बाहर निकालते हैं और पुनः उसे चबाकर पुनः उसे ग्रहण कर लेते हैं, एक लुगदी बनाकर रख लेते हैं। तो इसका उत्तर आप देखकर लिख लेंगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, दीर्घरोम क्या है या कहाँ पाए जाते हैं। लिखेंगे उत्तर, दीर्घरोम क्या है। दीर्घरोम वे संरचनाएं हैं जो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान पाई जाने वाली संरचना है, जो उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। और यहाँ पे इसके कार्य भी पूछा गया है। देखेंगे ये कार्य भी पूछा गया है। तो यहाँ पे कार्य क्या है, दीर्घरोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना होता है, तल क्षेत्र को बढ़ाना होता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। तो जो जीव घास खाते हैं वे जो घास खाने की जो प्रक्रिया है वह है उनके जब भी घास खाते हैं उसके बाद फिर अमाशय में उनका एक भाग ऐसा होता है जहाँ घास फूल जो भी घास फूल खाते हैं उन्हें निगल लिया जाता है। जिस वाले भाग को जब वो घास फूस खाते हैं तो आप देखेंगे कि वे डायरेक्ट खाते जाते हैं और उसे निगल कर उसे एकत्रित कर लेते हैं अपने अमाशय में, और अमाशय में जो एकत्रित करते हैं उसे रूमेन कहते हैं। तथा बहुत सा जब पाचन है वह अमाशय में हो जाता है। जिस भाग का पाचन नहीं हो पाता मवेशियों के द्वारा या जंतुओं के द्वारा उस भोजन को मुंह से बाहर निकाल लिया जाता है और मुंह के अंदर लाकर, अर्थात जब वे जुगाली करते हैं है ना, तो उस वाली जो प्रक्रिया है वहाँ पर जो जुगाली करते रहते हैं, तो वो जो जुगाली कर रहे हैं उस वाले अनाज को वो अपने अमाशय के अंदर से लेकर आते हैं, गोल गोल लुगदी के रूप में निकाल के ले आते हैं। तो इसलिए वे बाद में जुगाली करते रहते हैं। इस प्रकार से पाचन होता है। फिर उससे जब वो जुगाली कर लेते हैं तो उसे वो फिर से अंदर ले जाते हैं, तब तक उसका पर्याप्त पाचन हो चुका रहता है। फिर आता है पाचन तंत्र का नामांकित क्षेत्र। तो देखेंगे आप पाचन तंत्र का नामांकित क्षेत्र इस प्रकार से है कुछ, है ना। पाचन तंत्र के नामांकित क्षेत्र में सबसे पहले आप देखेंगे तो इस प्रकार से पाचन तंत्र के नामांकित क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पे मुख गुहा, फिर यहाँ पे जिह्वा जहाँ से ये जीभ वाला पोर्शन है, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्रचिका, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर आता है ये, उसके बाद फिर ये ग्रचिका है, उसके बाद फिर आगे ये अमाशय, यहाँ पे ये क्षुद्रांत बताया गया है, ये और ये क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत,
बृहदांत मतलब बड़ी आंत, क्षुद्रांत और बृहदांत याद रखेंगे। बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद फिर यहाँ पे ऊपर डायफ्राम, ये वाला पोर्शन डायफ्राम, यहाँ पर पित्ताशय, पित्त का भंडारण करता है। यहाँ पे ये पित्ताशय यहाँ से निकला हुआ है, ये पित्ताशय। यहाँ पे पित्त नली, ये दोनों ज्वाइंट होती हैं यहाँ पे, ये पित्त नली। फिर ये यहाँ पे यकृत, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये पूरा, ये वाला पोर्शन पूरा यकृत कहलाता है। और ये अग्नाशय कहलाता है, ये वाला पोर्शन अग्नाशय कहलाता है। और यहाँ पर जो परिशेषिका अर्थात जो हमारी जो अपन लोगों की जो अपेंडिक्स नस रहती है वह परिशेषिका कहलाती है, जो कि अतिशेष के रूप में रहती है। अवशेषी अंग जो है वह कहलाती है। फिर यहाँ पे ऐसे डायग्राम में लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी रोल कॉल नहीं है पाचन तंत्र में है। हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन नामांकन है तो कर देते हैं। फिर यहाँ पे गुदा द्वार, चूँकि यहाँ से जैसे ही भोजन आता है, यहाँ पे भोजन पूरा पाचन होता है। छोटी आंत फिर बड़ी आंत में पाचन होता है, और बड़ी आंत में पाचन होने के बाद ये वाला पोर्शन है, ये मलाशय कहलाता है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये मलाशय कहलाता है। चूँकि यहाँ पर क्या होता है, भोजन पचने के बाद जो हमारा मल रहता है वो ये वाले पोर्शन पे एकत्रित होता है, और उसके बाद फिर गुदा द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार कुछ पाचन तंत्र का चित्र रहता है। इस प्रकार से पाचन तंत्र के पश्चात अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखेंगे मानव पाचन तंत्र तथा उसके भाग, ये तो हो गया कंप्लीट। अमीबा में भोजन एवं पाचन की चित्र बनाकर समझाएंगे। तो अमीबा में पाचन का जो चित्र है वो देखेंगे आप लोग। जो अमीबा में पाचन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अमीबा एक कोषीय जीव है ना। अमीबा क्या है, एक कोषीय जीव है। और जब एक कोषीय जीव होता है तो अमीबा भी मनुष्य की तरह ही पोषण करता है, अर्थात पाचन की और भोजन ग्रहण करना और पाचन की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। और जब अमीबा देखेंगे इस प्रकार के फर्स्ट डायग्राम में, भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, इस प्रकार से घेर लेता है। फिर पादाप जो कूटपाद रहते हैं उसके, या पादाप रहते हैं, एक प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं उसके चलन अंग जो रहते हैं, वे क्या करते हैं, भोजन को एकत्रित कर लेते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण देखेंगे, भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं, है ना। और उसके बाद फिर आता है जो स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण कोशिका के अंदर पचे हुए भोज्य पदार्थ के कोशिका द्रव्य में आत्मसात करने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो प्राणायाम क्यों आवश्यक है? प्राणायाम करने से हमारे जो शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त सप्लाई होती है, इसलिए प्राणायाम करना आवश्यक है। और धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए इस प्रकार से एक पोस्टर आप बना सकते हैं। यदि आपसे पोस्टर बनाते नहीं बनता है तो आप कोई भी धूम्रपान से संबंधित, धूम्रपान को रोकने संबंधित कोई भी एक नारा लिख सकते हैं, और उस पर सिगरेट का निशान बना के या बीड़ी के निशान लगा के उस पर आप इस प्रकार जैसा हमने बनाया है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, देखेंगे। अब आता है यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य। तो जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है? तो जीवन रक्षक घोल हमने लिखा है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर जीवन रक्षक घोल बनाया जा सकता है। इसका उपयोग कब करते हैं जीवन रक्षक घोल का? तो सबसे पहला उपयोग होता है जब किसी व्यक्ति को दस्त होते रहते हैं, रेगुलर दस्त होते हैं, तो हर दस्त के बाद जीवन रक्षक घोल दिया जा सकता है। 4-4, 6-6 चम्मच, 8-8, 10-10 चम्मच, जो जैसी उनकी उम्र है उसके हिसाब से। फिर अधिक उल्टी आने पर, जब उल्टी अधिक आ जाती है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट का मतलब क्या है यहाँ पर? डिहाइड्रेट मतलब पानी की कमी होना, है ना। और फिर 30 नंबर पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, यदि किसी व्यक्ति को भूख कम लगने की शिकायत है, तो उस व्यक्ति को भी उसकी बॉडी मेंटेन रखने के लिए जीवन रक्षक घोल दिया जा सकता है। अर्थात दस्त होने पर, अधिक उल्टी होने पर और भूख कम लगने से पीड़ित व्यक्ति को भी जीवन रक्षक घोल दिया जा सकता है, जो कि हम लोग घर में बना सकते हैं। फिर आता है, इस प्रकार से प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं या जो कुछ भी बनाए हैं, ये हमने बच्चों के स्तर को लेकर बनाए हैं, तो आप ध्यान रखें। बच्चों, आप देख रहे थे अभी टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी यदि पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।